जो मामला है वो है आपको छोटे बच्चों को लेकर के। दरअसल कई सारे छोटे बच्चों के आर्टिस्ट के लिए आर्ट के से जुड़े हुए सीरियल चल रहे होते हैं, छोटी फिल्म हो रही होती है, उसमें जो बच्चों की कमाई होती है उसको लेके एक सवाल लोगों ने पूछा है। उसमें से यह है कि एक शख्स, उनका 8 साल का बेटा है जो टीवी सीरियल्स में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करता है, और मुझे लगता है कि इनका अच्छा खासा, इनका बच्चा ये है, टैलेंटेड है, और इनको एक्टिंग और मॉडलिंग से सालाना करीब 7 लाख रुपए कमाई होती है, और इसके अलावा करीब 1.5 लाख रुपए ब्याज मिलता है। अब ये जानना चाहते हैं क्या अपने बच्चे को टैक्स चुकाना होगा? देखिए, बिल्कुल, जो माइनर की इनकम होती है वो यूजुअली पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है, और उस पेरेंट की इनकम में क्लब होती है जिसकी इनकम ज़्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसी इनकम की जो माइनर ने अपने किसी स्किल, टैलेंट या एक्सपर्टीज की वजह से कमाई है, जैसे ये सीरियल्स में काम कर रहे हैं, पिक्चर्स में काम कर रहे हैं, तो ये इनका अपना टैलेंट है, ये इनकम पर्टिकुलरली क्लब नहीं होगी। इसके लिए ये वाली इनकम माइनर की ही इनकम मानी जाएगी और माइनर की रिटर्न भरनी होगी। लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम इनको आ रही है वो क्लब होगी, क्योंकि उसमें माइनर का कोई रोल नहीं है, माइनर की स्किल की वजह से या टैलेंट की वजह से वो इनकम नहीं आ रही है। तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी, जिस भी पेरेंट की हायर इनकम है, और अगले सालों में भी उसी पेरेंट की इनकम में वो क्लब होती रहेगी, चाहे उनकी इनकम कम हो जाए। लेकिन एक बार जहां से शुरुआत की है जिस पेरेंट की इनकम में क्लब करने की, आगे चलते चलते भी उसी इनकम में आपको क्लब करना होगा। इसमें एक सवाल ये है कि मान लिया जो इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, वो जो डिपॉजिट है वो भी डिपॉजिट माइनर ने अपनी कमाई से की हुई है, तो क्या उस इंटरेस्ट को भी पेरेंट के साथ क्लब करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब इसको इन्वेस्ट किया है तो वो माइनर ने खुद नहीं किया है, ये पेरेंट्स के स्किल और एक्सपर्टीज से हुआ है। पेरेंट्स ने सोचा कि ये एफडी कराना बहुत जरूरी है, तो वो पेरेंट्स की वजह से हुआ है, इसलिए जो इंटरेस्ट उस पर आएगा वो पेरेंट्स की इनकम में ही क्लब होगा। काफी टेक्निकल मामला, इसको इस बारीकी को समझना होगा। चलिए अब शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। अगला सवाल लेते हैं गुवाहाटी से। राजीव कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजीव जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैं रेगुलर आपका व्यूअर हूँ जी, बताएं। हाँ, तो सर मैं एनपीएस मेरा सब्सक्राइबर हूँ, मैं एनपीएस करता है, एनपीएस स्कीम में हूँ। तो मेरा सवाल सर ये है, जो गवर्नमेंट जो 1.5 लाख प्लस 50,000 की एडिशनल बेनिफिट देती है टैक्स में 80CCD 1B में, तो क्या हम उसको अपने एंड से बिना गवर्नमेंट के या खुद से कटवाई हुआ ले सकते हैं, यदि हमारी 80C में 1.5 लाख ऑलरेडी हो रही है सेविंग? ठीक है, गौरी क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, आप जब आप बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, तो वो 80CCD 1 में आप उसकी बात कर रहे हैं, तो आप वो उसी सेक्शन में ले सकते हैं। अगर आप कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं स्पेसिफिकली फॉर 80CCD 1B, तब आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप अपने आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते कि आप 80CCD 1 का बेनिफिट 80CCD 1B में ले लें, क्योंकि आपकी 80C एग्जॉस्ट हो गई है, तो आप इसका नहीं ले पाएंगे बेनिफिट। अगर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं फॉर सेक्शन 80CCD 1B अलग से, तो आप ये 50,000 का फायदा ले सकते हैं, लेकिन जो सिनेरियो आपने बताया इसमें आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर हैं हमारे साथ, यामिनी लखानी जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। सर मैं रिटायर्ड हुई हूँ इंश्योरेंस कंपनी से मार्च 2020 में, इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, और मुझे लीव इन्वेस्टमेंट मिला इन अप्रैल 2020, मींस फाइनेंशियल ईयर हैज बीन चेंज टू 2020-21। ठीक है। तो मतलब मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने भी पेमेंट जो रिलीज किया है, टैक्स डिपॉजिट किया है, इनकम टैक्स, वो भी फाइनेंशियल 2020 में ही लिया है, लेकिन मुझे जानना है कि कंपनी ये जो लीव इन्वेस्टमेंट 2019-20 में ले सकती है क्या लीव इन्वेस्टमेंट पेमेंट? ठीक है, गौरी। देखिए, मैं आपको नॉर्मल रूल बता देती हूँ। पहले तो रूल ये होता है कि जो लीव इनकैशमेंट होती है दैट इज पार्ट ऑफ सैलरी, और जो सैलरी की टैक्सेबिलिटी होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू या रिसीव, यानी कि जब ड्यू हो गई या जब रिसीव हो गई, विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे वो डिसाइड होती है।
तो दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि लीव इनकैशमेंट जो कंपनी है वो कब शो कर रही है अपने बुक्स में और आपके फॉर्म 16 में। तो क्योंकि आपने खुद ही बोला कि कंपनी दे चुकी है और उसको कंसिडर कर चुकी है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने उसको कंसिडर किया है उसी फाइनेंशियल ईयर में वो आपके फॉर्म 16 में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाना है। अगर आप अगले साल दिखाएंगे तो कुछ मिसमैच आने का चांस है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कंसिडर किया है उसी फाइनेंशियल ईयर में आप उसको दिखाइए, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ मामला यामिनी जी का नहीं है। दरअसल ऐसे हर वो शख्स जो 31 मार्च या इसके आसपास रिटायर करते हैं, उनके लिए इन सारी बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है।